बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हमने लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो रिमेनिंग कंपोनेंट्स हैं उनको डिस्कस करना है। कल हमने लेरिंक्स को डिस्कस किया था, विच इज़ आल्सो द पार्ट ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। लेरिंक्स के बाद ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रांकियोल्स और अल्वियोलाई, दे आर आल्सो इंक्लूडेड इन द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो वन बाय वन इनकी डिटेल है। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रैकिया की। तो ट्रैकिया जो है ये हमारे पास एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और इसकी खास बात यह है कि ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हमारे पास बनता है, इसके अंदर अगर आप ऑब्जर्व करें तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग नजर आ रहा है। इस तरह से ये है कार्टिलेजिनस रिंग लेकिन इनकम्प्लीट। तो अगर हम इसे सीधा करें तो ये बनता है सी शेप का स्ट्रक्चर। तो हम ये कहते हैं कि ट्रैकिया की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि इसमें सी शेप रिंग होती है और इनका जो नंबर होगा ये होगा 15 से लेकर 20 के करीब। ठीक है, सो देयर वुड बी 15 to 20 सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स विच आर फाउंड इन द ट्रैकिया। अब ट्रैकिया जो है ये भी नोज की तरह फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करता है, बिकॉज इसकी इंटरनल लाइनिंग में सीलिया और म्यूकस की सिक्रीशन होगी। सीलिया का फायदा क्या होता है, जैसा कि मैंने नोज में आपको बताया था कि सीलिया जो है ये मूव करते हैं इस तरह से। ठीक है, सीलिया जो है ये मूव करते हैं, इसलिए जब एयर पास करेगी लेरिंक्स के बाद ट्रैकिया के थ्रू तो ये एयर जो है ये दोबारा से फिल्टर होगी। ठीक है, तो एक मरतबा फिर इसकी फिल्ट्रेशन होगी एयर की, यानी रीफिल्ट्रेशन होगी। पहली दफा फिल्ट्रेशन हुई थी नोज में, उसके बाद दोबारा फिल्ट्रेशन होती है ट्रैकिया में। तो इसका फायदा ये होता है कि ट्रैकिया में जब एयर की फिल्ट्रेशन शुरू होती है तो एयर प्योरीफाइड फॉर्म ऑफ द एयर जो है वो ट्रैकिया से होती हुई लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में अल्टीमेटली लंग्स की तरफ मूव करेगी। ठीक है, नंबर 2 इसके अंदर म्यूकस है। तो म्यूकस भी इसी तरह से स्टिकी नेचर की वजह से मोर फाइनर पार्टिकल्स को कैप्चर करने की सलाहियत रखता है। अब यहाँ पे सीलिया और म्यूकस का ये फायदा है कि जो पार्टिकल्स नोज से ट्रैप नहीं किए जा सके या किसी भी वजह से नोज से ये पार्टिकल्स पास ऑन कर गए, ये ट्रैकिया में दोबारा से फिल्टर होंगे। इसका मतलब ये है कि हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है ये कुछ इस तरह से डिजाइन हुआ है कि जब ये मॉलिक्यूल्स, गैसियस मॉलिक्यूल्स हमारे लंग्स की तरफ पहुंचते हैं तो अल्टीमेटली दे वुड बी द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल्स, ताकि हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है उसमें किसी भी किस्म की बीमारी प्रोड्यूस ना हो, प्लस हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है इसमें किसी भी किस्म के प्रॉब्लम जनरेट ना हो। ठीक है भाई। अब ट्रैकिया के बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है ब्रोंकाई। ठीक है, ब्रोंकाई और उसके साथ साथ ब्रोंकियोल्स। तो ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स जो है, अगर हम इनकी डिटेल को थोड़ा सा डिस्कस करें तो हम ये देखते हैं कि ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स के, ये स्ट्रक्चर्स अराइज होते हैं फ्रॉम द ट्रैकिया। आप देखें ये आपके सामने ट्रैकिया की ट्यूब है। इस ट्रैकिया की ट्यूब से आगे फिर इस तरह से ब्रांचेस बनेंगी दो, लेफ्ट और राइट साइड की, और इनिशियली इन ब्रांचेस में इसी तरह से सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग जो है ना उसकी कंटिन्यूएशन आपको नजर आएगी। ठीक है, ये जो सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स की कंटिन्यूएशन आपको नजर आएगी, इसकी खास बात ये है कि ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कार्टिलेज से अराइज होता है, ये स्ट्रक्चर अल्टीमेटली इनसाइड द लंग्स पेनिट्रेट होता हुआ आपको नजर आएगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर अल्टीमेटली इनसाइड द लंग्स आपको पेनिट्रेट होता हुआ नजर आएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि अब यहां पर आपको लंग्स का स्ट्रक्चर नजर आता है। ठीक है, इसी तरह इस साइड पर भी आपको जो है ना लंग्स का स्ट्रक्चर नजर आएगा। तो ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ट्रैकिया के बाद डिवाइड होता है, इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को ब्रोंकाई का नाम दिया जाता है। ठीक है भाई। तो ब्रोंकाई की जो पहली ब्रांच ट्रैकिया से अराइज होगी, इसको टेक्निकली प्राइमरी ब्रोंकाई कहते हैं। ठीक है, ये जो ब्रांच आपको नजर आ रही है, इस ब्रांच को टेक्निकली प्राइमरी ब्रोंकाई का नाम दिया जाता है। और इस ब्रांच की खास बात यह है कि दिस ब्रांच यानी दिस रीजन ऑफ ब्रोंकाई हैज द कंटिन्यूएशन ऑफ कार्टिलेजिनस रिंग्स। कौन से रिंग्स? जो सी शेप के रिंग्स हमें ट्रैकिया में नजर आए थे, उसी की कंटिन्यूएशन आगे आपको नजर आ रही है।
ठीक है भाई। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई का स्ट्रक्चर है, इट अल्टीमेटली एंटर द लंग्स ऑन ईच साइड। ये स्ट्रक्चर अल्टीमेटली लंग्स के अंदर एंटर होना शुरू हो जाता है ऑन ईच साइड। ठीक है भाई। अब अंदर जाने के बाद ये जो ब्रोंकाई है ये दोबारा से डिवाइड होगा। ठीक है, इस ब्रोंकाई में आपको दोबारा से डिवीजन नजर आएगी इस तरह से। ठीक है भाई, और यहां पर भी आपको इस तरह से ये डिवीजन नजर आएगी। अब ये जो डिवीजन है ब्रोंकाई की इनसाइड द लंग्स, इस डिवीजन को सेकेंडरी ब्रोंकाई का नाम दिया जाता है। ठीक है, दिस डिवीजन इज गिवन द नेम एज सेकेंडरी ब्रोंकाई। है ये भी ब्रोंकाई। ठीक है, फर्क ये है कि ये जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है इसमें लेरिक्स की तरह बेस पे कार्टिलेजनस प्लेट आपको नजर आएगी। ठीक है, जिस तरह हमने कल ये बात की थी कि लेरिक्स जो है उसकी बेस पर कार्टिलेजनस प्लेट होती है, बिल्कुल इसी तरह से सेकेंडरी ब्रोंकाई जो है इसकी बेस पर आपको कार्टिलेजनस प्लेट नजर आएगी। ठीक है भाई, तो आप ये देखें कि ये ट्रैकिया का स्ट्रक्चर है जिसकी ब्रांचेस बनती हैं इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी ब्रोंकाई। प्राइमरी ब्रोंकाई एंटर द लंग्स ऑन ईच साइड। जाहिर है पेयर ऑफ द लंग्स होते हैं, एक राइट साइड पे होगा और एक लेफ्ट साइड पे होगा, और उसके बाद ये प्राइमरी ब्रोंकाई दोबारा से डिवाइड होता है तो ये सेकेंडरी ब्रांचेस बनाना शुरू कर देता है जिसको सेकेंडरी ब्रोंकाई बोलते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, अब ये जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है ये आगे फिर डिवाइड होगा, ये आगे फिर इसी तरह से डिवाइड होता चला जाएगा। ठीक है, और आगे इट विल जनरेट अ लार्ज नंबर ऑफ ब्रांचेस। अब ये जो फाइनल ब्रांचेस हैं ये ब्रांचेस अल्टीमेटली कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर्स को लूज कर देंगी। जब ये सेकेंडरी ब्रोंकाई की ब्रांचेस कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर्स को लूज कर देती हैं, यानी कार्टिलेज इज रिप्लेस्ड बाय प्रोटीन फाइबर्स, तो ये जो फाइब्रस स्ट्रक्चर ब्रोंकाई का आपको नजर आएगा इसको फिर नाम दिया जाता है टर्शियरी ब्रोंकाई का। ठीक है, इसको नाम दिया जाता है टर्शियरी ब्रोंकाई का। ये बात समझ आ गई। ठीक है, एक दूसरा डिफरेंस आपको ये नजर आएगा कि जैसे जैसे ब्रोंकाई में डिवीजन होती जाती है वैसे वैसे इसका जो इंटरनल डायामीटर है वो भी रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि प्राइमरी ब्रोंकाई में सी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग्स हैं जबकि उसका डायामीटर ज्यादा है, लेकिन सेकेंडरी ब्रोंकाई में कार्टिलेजनस प्लेट बनती है लेरिक्स की तरह, लेकिन इसका इंटरनल डायामीटर रिड्यूस हो जाता है। और जब टर्शियरी ब्रोंकाई की बात आती है तो डायामीटर is further more reduced, but in case of tertiary bronchi there is no cartilaginous structure, बल्कि tertiary bronchi जो है it has the fibrous structure। इसके अंदर क्या होते हैं? फाइब्रस प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर हैं। ये बात क्लियर होगी आपको। ठीक है, अब आप देखें कि जो ब्रोंकाई है इसकी ब्रांचेस का सिलसिला अभी रुकेगा नहीं, इट कीप्स ऑन डिवाइडिंग, यहां तक कि these bronchi would be ultimately converted to the finer branches। अब ये जो फाइनर ब्रांचेस हैं, अगर इन ब्रांचेस की हम बात करते हैं तो इनका जो डायामीटर है इट इज लेस देन 1 मिलीमीटर। इनका जो डायामीटर है इट इज लेस देन 1 मिलीमीटर। तो जब ब्रोंकाई का इंटरनल डायामीटर 1 मिलीमीटर से भी रिड्यूस हो जाता है तो फिर इन ब्रांचेस को ब्रांकियोल्स का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, फिर इन ब्रांचेस को ब्रांकियोल्स का नाम दे दिया जाता है। सो ब्रांकियोल्स जो है इनका मेन डिफरेंस ये है कि दे आर द फाइब्रस स्ट्रक्चर्स, नंबर 2 दे हैव द डायामीटर ऑफ लेस देन 1 मिलीमीटर। दूसरी बात यह कि इनका डायामीटर जो है ये लेस देन 1 मिलीमीटर है। ठीक है भाई, तो ये बात आपने याद रखनी है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो ब्रोंकाई है जब इसकी डिवीजन स्टार्ट होती है तो इसका डायामीटर भी रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, यहां तक कि जब इसका डायामीटर लेस देन 1 मिलीमीटर हो तो इन ब्रांचेस को ब्रांकियोल्स का नाम दिया जाता है। अब ब्रोंकाई और ब्रांकियोल्स का काम क्या है? दीज आर सिंपली द पैसेज वेज फॉर द एयर। वही एयर जो लेरिक्स से ट्रैकिया में एंटर हुई थी, अब वही एयर ट्रैकिया से ब्रोंकाई और फिर इनसाइड द लंग्स ब्रांकियोल्स तक पहुंचती है। ठीक है भाई, अब ये जो ब्रांकियोल्स हैं दे आर फाइनली एंडेड अप इनटू द एल्वेओलाई। अब ये जो
ब्रोंकियोल्स हैं, ये फाइनली जाके एंड अप होते हैं इनटू द एल्वियोलाई। ठीक है भाई। अब एल्वियोलाई क्या है, आप देखेंगे कि ये ब्रांचेस कंटिन्यूड है, ये ब्रांचेस कंटिन्यूड है, यहां तक कि इन ब्रांचेस के टर्मिनल पोजीशन पर आपको इस तरह से बलून लाइक स्ट्रक्चर नजर आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है भाई। ये जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स आपको नजर आते हैं, इस तरह नजर आता है कि जिस तरह से यहां पर ग्रेप्स लगे हुए हैं, दीज स्ट्रक्चर्स आर गिवन द नेम एज अल्वियोलाई। इन स्ट्रक्चर्स को अल्वियोलाई का नाम दे दिया जाता है। ठीक है। सो फाइनली द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड्स अप इनटू द अल्वियोलाई, यानी ये वो रीजन है जहां पे जाके अल्टीमेटली गैसेस की एक्यूमुलेशन होगी। ठीक है। इसलिए इंडिविजुअल एल्वियोलस का स्ट्रक्चर डिस्कस करना यहां पे जरूरी है। अब अगर एक सिंगल एल्वियोलस की बात की जाए, तो जो सिंगल एल्वियोलस है उसका स्ट्रक्चर इस तरह से सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहां पर यह बात याद रखिएगा कि ह्यूमन बॉडी में जो एल्वियोलस है वो इस तरह से सैक लाइक या बैलून लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। और नीचे से देखें ये स्ट्रक्चर बंद है। इसकी ये जो ओपनिंग है नेक लाइक ओपनिंग, इसको बोलते हैं अल्वियोलर डक्ट, और नीचे ये जो बैलून लाइक ओपनिंग है इसको बोलते हैं अल्वियोलर सैक। ठीक है भाई। तो ये पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर है, मुकम्मल स्ट्रक्चर है, इसको अल्वियोलस का नाम दे दिया जाता है। दिस स्ट्रक्चर इज गिवन द नेम एज अल्वियोलस। ये इसकी सरफेस है। ठीक है। इस सरफेस जो है इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ सरफेक्टेंट्स। सरफेक्टेंट्स क्या होते हैं? ऐसे केमिकल्स जो सरफेस टेंशन को रिड्यूस करते हैं। ठीक है। प्लस इसके अगर हम डायामीटर की बात करते हैं तो इसका डायामीटर 1 माइक्रोमीटर के करीब होता है। ठीक है। अब आप इसकी वॉल के ऊपर आ जाएं। दिस इज द वॉल ऑफ अल्वियोलस। तो ये जो वॉल है अल्वियोलस की, ये थिनर होती है। दिस वॉल इज अ थिनर स्ट्रक्चर। ठीक है। और ये जो थिनर वॉल है इसमें दो लेयर हैं, दो तरह की प्रोटीन है। एक इलास्टिन प्रोटीन होती है और दूसरी कोलाजन प्रोटीन होती है। ठीक है। एक इलास्टिन प्रोटीन है और दूसरी कोलाजन प्रोटीन है। ये जो इलास्टिन और कोलाजन प्रोटीन्स हैं, इट प्रोवाइड्स इलास्टिसिटी, जिसकी वजह से इसकी वॉल एक्सपैंड भी हो सकती है और बड़ी आसानी से रिकॉइल भी हो सकती है। ठीक है। तो अल्वियोलर वॉल जो है इट कैन एक्सपैंड एज वेल एज इट कैन रिकॉइल। ठीक है भाई। अब आप देखें कि अल्वियोलस का रोल क्या है। देखें, जब एयर आती है ब्रोंकियोल से तो वो इस अल्वियोलस के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाती है, इकट्ठी होना शुरू हो जाती है। ठीक है। और जो एयर फ्रॉम द बॉडी रिसीव होती है वो भी इस अल्वियोलस के अंदर आके इकट्ठी होती है। अब जब अल्वियोलस की वॉल इस इलास्टिसिटी की वजह से कंप्रेस करती है, तो इस कंप्रेशन की वजह से क्या होता है, जितनी एयर है वो सारे की सारी बैक फ्लशिंग या बैक मूवमेंट के थ्रू रेस्पिरेटरी ट्रैक से होती हुई हमारे नोज के थ्रू बाहर निकल जाती है। ठीक है भाई। लेकिन जब हम सांस लेते हैं यानी इनहेलेशन करते हैं तो बाहर से आने वाली एयर इस अल्वियोलस के अंदर स्टोर होती है। ठीक है भाई। इसका मतलब यह है कि अल्वियोलाई इज द साइट फॉर गैसियस एक्सचेंज। अल्वियोलाई वो साइट है जहां पे गैसियस एक्सचेंज जो है वो पॉसिबल है, वेयर गैसियस एक्सचेंज विल टेक प्लेस। इसीलिए मैंने आपको पहले लेक्चर में यह बात बताई थी कि अल्वियोलाई आर द रेस्पिरेटरी सरफेस फॉर ह्यूमन बॉडी। अल्वियोलाई क्या है? ये रेस्पिरेटरी सरफेस प्रोवाइड करते हैं फॉर ह्यूमन बॉडी। ये बात क्लियर होगी आपको? ठीक है। अच्छा, अब अल्वियोलाई जो है ये इन द फॉर्म ऑफ द बंचेस होते हैं। ठीक है। यूं समझ लें कि ये मेन डक्ट आ रही है। ठीक है। अब इसके बाद यहां पर आपको अल्वियोलर सैक्स इन द फॉर्म ऑफ द बंचेस नजर आते हैं। तो काफी सारे बंचेस जो है यहां पर यूं करके इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये जो बंचेस ऑफ अल्वियोलाई इकट्ठे होते हैं, इस ग्रुप को या बंच ऑफ द अल्वियोलर सैक्स को एयर सैक्स का नाम दिया जाता है। ठीक है। इस ग्रुप को या इस बंच ऑफ द अल्वियोलाई को एयर सैक्स का नाम दिया जाता है।
ठीक है, यहां पे आप अपना कॉन्सेप्ट यहां पे बिल्कुल क्लियर कर लें कि जो एयर सैक्स हैं, इट इज बेसिकली द बंच ऑफ अल्वियोलाई विच कैन स्टोर द गैसेस। ठीक है, और दीज अल्वियोलाई आर सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज। इनके ऊपर ब्लड कैपिलरीज का एक एक्सटेंसिव नेटवर्क आपको नजर आएगा। ठीक है, इनके ऊपर यू विल फाइंड एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। अब आपको समझ जाना चाहिए कि मैंने इनको रेस्पिरेटरी सरफेस का नाम क्यों दिया, क्योंकि मैंने आपको रेस्पिरेटरी सरफेस में एक प्रॉपर्टी बताई थी कि देयर शुड बी एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स या ब्लड कैपिलरीज की एक्सटेंसिव सप्लाई है, जिसकी वजह से इजीली जो है ना डिफ्यूजन हो सकती है गैसेस की। ठीक है, बॉडी से आने वाली गैसेस ब्लड के थ्रू अल्वियोलाई में आती हैं, और बाहर से आने वाली गैसेस अल्वियोलाई में जो स्टोर होती है वो फिर ब्लड कैपिलरीज में ट्रांसफर हो जाती है। अब आप इस बात को समझें कि ये एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, इसने यूं कंप्रेस करना, यूं एक्सपैंड करना, यूं कंप्रेस करना, यूं एक्सपैंड करना। क्या होगा जब ये कंप्रेस करेगा तो ये तो चिपक जाएगी इसकी वॉल एक दूसरे के साथ, और अगर खुदा ना खास्ता इसकी वॉल एक दूसरे के साथ चिपक जाती है, जिसे हम बोलते हैं कलैप्स, जब इसकी वॉल्स आपस में कलैप्स कर जाती हैं तो फिर तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम इसको री एक्सपैंड कर सकें। हमारे लिए री एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि इसके लिए हमें एक बहुत बड़े प्रेशर की ज़रूरत होगी जो कि इनसाइड द बॉडी फिजिबल नहीं है। ठीक है, यही वजह है कि दीज वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई शुड नॉट कोलैप्स। तो ये कोलैप्स क्यों नहीं करती, इसकी दो रीजन है। पहली रीजन ये है कि देयर आर सर्फेक्टेंट्स व्हिच प्रिवेंट्स कोलैप्स ऑफ द वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई, और दूसरी रीजन ये है कि एयर की थोड़ी सी क्वांटिटी हमेशा इनसाइड द एल्वियोलर सैक आपको नजर आएगी, और ये जो थोड़ी सी क्वांटिटी हमेशा एल्वियोलर सैक्स के अंदर होती है इसको बोलते हैं डेड एयर। अब डेड एयर इसको क्यों बोलते हैं, ये वो क्वांटिटी है एयर की जो हर वक्त एल्वियोलाई में मौजूद होगी, यानी टेक्निकली ये वो अमाउंट है एयर की जो बॉडी सेल्स को ट्रांसफर नहीं की जा सकती, तो उस रेफरेंस पर इसको डेड एयर कहते हैं। समझ आ गई बात? तो आप ये देखें कि एल्वियोलाई आर द रेस्पिरेटरी सरफेस फॉर ह्यूमन बॉडी। ठीक है, एंड दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम बीइंग कोलैप्स्ड। आपसे पूछा जाता है व्हाई दे आर नॉट कोलैप्स्ड, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सर्फेक्टेंट्स एज वेल एज द प्रेजेंस ऑफ द डेड एयर। ठीक है, तो डेड एयर और सर्फेक्टेंट्स की वजह से ये कोलैप्स नहीं करते हैं। ये बात आपको क्लियर होगी? ठीक है, तो यहां पे आके हमारा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कंप्लीट होता है। ठीक है भाई, तो अब आपने देखा कि हमारा जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है ये ना सिर्फ एयर के फ्लो को मेंटेन करता है बल्कि फ्रेश एयर को भी इंश्योर करता है, और इसके साथ साथ एफिशिएंसी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी एक्सप्लेन करता है। ठीक है, ये जो पूरे का पूरा टॉपिक है इस पे लॉन्ग क्वेश्चन वैसे नॉर्मली नहीं आता, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं। मसलन आपसे कहा जाता है कि यदि आप एल्वियोलाई की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करें तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, ये वॉल है, डायामीटर है, एल्वियोलर डक्ट, सर्फेक्टेंट्स, ये सारे की सारी इसकी प्रॉपर्टीज में आ जाएंगी। ह्यूमन लंग्स में पेयर ऑफ द लंग्स हैं, ह्यूमन लंग्स में मोर देन 700 मिलियन एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं। देयर आर मोर देन 700 मिलियन एल्वियोलाई इन द ह्यूमन लंग्स। ठीक है भाई, तो यहां पे आके हमारा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड होता है। कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हमने लंग्स की डिटेल को और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग को डिस्कस करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।